हेलो स्टूडेंट, ASPC पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कराने वाले हैं क्लास 12th वालों का फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और वो है आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो आपका पिछला जो वीडियो है उसमें करा दिया गया है। सभी बच्चे जो हैं जिसको आप अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझना है, वैद्युत द्विध्रुव समझना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझना है, इससे संबंधित जो भी डाउट आपको समझना है, उसके लिए आपको अच्छी स्थिति के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। वहाँ पर आपका लिंक दिया है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाकर डायरेक्ट वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आज जो होने वाला है वो होगा अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सॉरी। तो आज जो होने वाला है वो होने वाला है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अच्छी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो क्या होता है, तो वैद्युत द्विध्रुव में अक्ष पर, किसी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जब हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, किसी भी अक्ष पर, या आपका लेफ्ट हैंड साइड या आपका राइट हैंड साइड, किसी भी अक्ष पर, तो आपका वो अच्छी स्थिति में हो जाता है। अब हम निकालने वाले हैं निरक्षीय स्थिति में। तो समझते हैं, एक एक डाउट को जो है वो क्लियर करते हुए चलेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको समझा देंगे, तो ध्यान से देखेंगे। तो पहले हमको क्या करना है, एक जो है इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव जो है वो हमको ले लेना है। ठीक है, अभी हमने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, कोई दिक्कत। वैद्युत द्विध्रुव हमने ले लिया। यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी जो है, वैद्युत द्विध्रुव जो है वो -q तथा +q आवेश से मिलकर बना होता है। ठीक है, जिसके बीच की दूरी कितनी होती है, 2l होती है। कितनी होती है, 2l, और ये अल्प दूरी होती है, बहुत ही छोटी दूरी होती है। ठीक है, इसका मध्यबिंदु अगर हम O मान लें तो ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का l, और ये दूरी यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा। अब उनको क्या करना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव, नाम दे देते हैं इसको AB, -q तथा +q आवेश से मिलकर बना है। ठीक है, और जिसका मध्यबिंदु O है, और मध्यबिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु हम P ले लेंगे। ठीक है, तो मध्यबिंदु O से R दूरी पर, कितना, R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या ले लिया हमने, यहाँ पर P ले लिया है। अब हमको P और A को इस तरीके से मिला देना है, और P और B को इस तरीके से हमको मिला देना है। क्यों मिलाना है, क्योंकि जब हम बिंदु आवेश के, यानी -q या +q आवेश के कारण जब P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो वो होता है आपका E बराबर 1/4πε0 q/r²। तो बीच की दूरी हमको चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, लेकिन हमको पता नहीं, देखो यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी है, यहाँ से यहाँ तक का कितना दूरी है वो हमको पता लगाना है। तो कैसे करेंगे, देखो कैसे इसको पता लगाएंगे। तब आप ध्यान से देखोगे, ये जो है ना, ये आपका POA, ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब क्या है, R, और आधार क्या है आपका L है। ध्यान से देखिए, जैसे हम यहाँ से इस तरीके से, ये आपका P है, ये O है, इधर हम यहाँ पर A ले लें, ये R है बेटा, यहाँ से यहाँ तक कितना, ये L है, और ये दूरी हमको निकालनी है, जो आपको ये वाली दूरी दे रखी है। तो हमें पता है, चूंकि अब पाइथागोरस थ्योरम से हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम जो है उससे हम क्या करेंगे भाई, क्या होता है, कर्ण वर्ग बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर होता है, यही तो होता है। अब कर्ण वर्ग बराबर लंब देखेंगे, लंब कितना है आपका, वर्ग हटा दिए बेटा, वर्ग हटाइए, यहाँ वर्गमूल लगा दिए। L क्या है, L जो है वो आपका जो है लंब, वो आपका R है, तो R², और प्लस आधार कितना है आपका, यहाँ से यहाँ तक देखिए L है। इस वाले त्रिभुज में देखिए लंब कितना है, R है, आधार कितना L है, तो L²। ठीक है, तो कर्ण जो है, जो हमने AP माना है, क्या माना है, AP, या हम इसको AP कह सकते हैं, AP सॉरी, वो हमारा हो जाएगा √ में R² प्लस का L²। कोई दिक्कत। अब देखो, जैसे ये वाला त्रिभुज है उसी तरीके से वो वाला त्रिभुज है, सेम आपका उसका लंब आपका दोनों का कैसा हो जाएगा, ओवेनिस्ट हो जाएगा, और आधार जो है सेम है, तो हम कह सकते हैं कि लंब और आधार दोनों का समान है, तो कर्ण भी उसका भी हो जाएगा L² प्लस के R², क्या हो जाएगा, R² प्लस का L²। इसी तरीके से उसमें R² प्लस का L²। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, क्या करना है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB लिया है जो -q +q आवेश से मिलकर बना है। ठीक है,
जिसका मध्य बिंदु O है और मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। और मध्य बिंदु से अगर हम ये दूरी जो है आपकी 2L है तो मध्य बिंदु अगर O है तो ये L हो जाएगा, यहाँ L हो जाएगा। ये दूरी जो है हमने पाइथागोरस थ्योरम से निकाल ली है। ठीक है, अब हम देखेंगे जो प्लस क्यू आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी। तो प्लस क्यू के कारण हम देखेंगे जब हम, तो प्लस से माइनस की ओर होती है। अब चूंकि हमें प्लस क्यू और पी के बीच में देखना है तो माइनस कहीं ऊपर होगा तो इसकी दिशा जो है वो आपकी ऊपर इस तरफ हो जाएगी, मान लिया E1 है। ठीक है, इसी तरीके से अगर माइनस क्यू के कारण देखेंगे तब जो है दिशा वो आपकी किसी, देखो प्लस से माइनस की ओर होती है तो मान लिया प्लस ऊपर होगा, तब दिशा ये हो जाएगी आपकी E2। थोड़ा इसको सही से लिख देते हैं। ये हो गया आपका, ये जो दूरी हो गई वो हो गई r² प्लस का L²√2, ये हो गई आपकी E2। ठीक है, परिणामी तीव्रता जो है ये आपके क्षैतिज हो जाएगी, ये वाली, ये आपकी परिणामी तीव्रता E हो जाएगी। ठीक है, अब ये होती क्या है, तो आपका जब भी ये डेरिवेशन कराते हैं तब क्या कर देते हैं, इसको लिख देते हैं हम E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इस परिणामी तीव्रता वो कहाँ से आती है वो भी हमको समझना है। तो ये क्षैतिज अक्ष जो है, क्षैतिज वाला, वो हमने ये ले लिया है आपका, इसको आप E मान सकते हो। ठीक है, अब परिणामी क्या होगा, वो हो जाएगा E1 cos थीटा E2 cos थीटा, बाद में निकाल लेंगे, यहाँ इसको हटा देते हैं। और जो ऊर्ध्वाधर है आपका ये भी दो घटक हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपका E1, एक हो जाएगा E2। अब आपका ये जो E1 E2 हमने ऊर्ध्वाधर माना है, ये आपका आप देखोगे किताब में नहीं दिया होगा, लेकिन वहाँ जब आप इसको हल करते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब वो कह देता है कि E1 cos थीटा, E1 और E2 ये आपके कैसे ऊर्ध्वाधर घटक हैं, इसलिए क्या होगा, ये इन दोनों का जो मान है वो 0 आ जाएगा, यानी कट जाएगा, ऐसे ही कह देते हैं। अब क्यों आ जाएगा वो भी हमें समझना है, और इसको E1 cos थीटा, इसको E2 cos थीटा क्यों कह देते हैं वो हमको समझना है। ठीक है, तो E1 E2 यहाँ से हटाते हैं। अब इन दोनों का वैल्यू और इसका वैल्यू निकालते हैं और इसके फैक्ट को समझते हैं थोड़ा। ठीक है, तो क्या है, थोड़ी देर के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हम यहाँ मान लेंगे, क्योंकि भैया यही वाला चित्र हमको यहाँ पर लिख लेना है। तो ये इस तरीके से कुछ फिगर है, इस तरीके से कुछ चित्र है, इसको हमने लिख लिया, और ये हो गया आपका इस तरीके से, ये इसका परिणामी है। अब आपको ध्यान रखना है, वेक्टर वाला जो चैप्टर है वो आपका 11th में है, वो आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा कि भाई जब विपरीत इस तरीके से विपरीत दिशा यानी विपरीत वेक्टर हो तब माइनस हो जाता है, और इस तरीके से जब वेक्टर आपको दिए हों तो उसका परिणामी सदिश जो है वो क्या हो जाता है, मूल बिंदु से जो रेखा इस तरीके से खींचते हैं वो हो जाती है परिणाम। ये क्या हो जाता है, परिणाम हो जाता है। तब ये इसका, इन दोनों का परिणाम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, और इनका जो है मान ये हम निकाल लेते हैं और इसका मान हम निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब आप क्या करना है, देखो ध्यान से, आपको इस तरीके से इसको मिला देना है, मिला दिया। ठीक है, सिर्फ आपको समझने के लिए मिला देना है कि भाई क्यों ये E1 cos थीटा और तो E1 sin थीटा ये कहाँ से आता है, इसलिए हमें थोड़ा इसको समझाना पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ जो है वो कोण क्या होता है भाई, थीटा होता है। यहाँ भी कोण क्या होता है आपका, थीटा होता है। तब अगर ये कोण थीटा होगा तो सीधी सी बात है ये भी कोण क्या हो जाएगी, थीटा हो जाएगी। इसके अनुसार ये हो जाएगा आपका लंब और ये हो जाएगी आपकी क्या, कर्ण। ये हो जाएगा लंब और ये हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब होता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम इसका मान निकालेंगे, किसका, इस वाले त्रिभुज में, ध्यान से देखना, इस वाले त्रिभुज में, इसको थोड़ा यहाँ समझ लो इस तरीके से। ये आपका E1 है, क्या है, E1 है, ये थीटा है, तब इसका मान क्या निकलेगा, अब हमको पता है। देखो ये जो है ना, ये है कर्ण, ये क्या है लंब, और लंब बटे कर्ण क्या होता है, ये है लंब और ये क्या है कर्ण। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तब क्या हो जाएगा, तब ये हो जाएगा आपका लंब आपका कितना है वो हमको निकालना है, तो हो जाएगा साइन थीटा, कर्ण जो है वो E1 है, क्या है E1, तो L बटा E1। तब L जो है वो आ जाएगी आपकी E1 sin थीटा, क्या आ जाएगी, E1 sin थीटा। वो दिक्कत है यहाँ पर, ये हो जाएगी E1 sin थीटा। अब इसी तरीके से ये जो है ये वाली, अब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे, इस वाले त्रिभुज की, तब ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी E2 cos थीटा, तो ये हो जाएगी आपकी E1 sin थीटा, ये हो जाएगी E2 sin थीटा, क्योंकि लंब और कर्ण की बात हो रही है यहाँ भी। ठीक है, अब इसका मान कैसे निकालेंगे, ये परिणामी सदिश ये कैसे निकालेंगे, तब इस वाले त्रिभुज में आप देखोगे
ये वाला त्रिभुज, ठीक है। तब इस वाले त्रिभुज में ये क्या आपका आधार है, ये कर्ण है। अब आधार बटे कर्ण क्या होता है, तो इसको भी समझ लेते हैं हम। तो भाई cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तब cos थीटा आधार कितना है निकालना है आपको, कर्ण जो है वो आपका E1 है। तब ये हो जाएगा A बराबर हो जाएगा E1 cos थीटा, क्या हो जाएगा E1 cos थीटा इसका। और इसी के अनुसार जब इसमें हम देखेंगे इस वाले त्रिभुज में, ध्यान से देखो इस वाले त्रिभुज में, तब ये हो जाएगा E2 cos थीटा। तो परिणामी सदिश जो है वो हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये हो जाएगा आपका E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ऐसा क्यों कहा है हमने, और फिर ये क्या हो जाएगा इन दोनों का परिणाम। तो जब वेक्टर हमने पढ़ा है कि भैया वेक्टर में जो है अगर विपरीत दिशा हो तो घट जाता है, तो ये दोनों हो जाएंगे, इन दोनों का परिणाम हो जाएगा E1 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा। अब कट के जीरो क्यों आ जाता है उसको हम आगे समझेंगे। तो हम यहाँ पर ये वाला जो वैल्यू है वो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इसकी जगह पर, और इसकी जगह पर हम लिख लेते हैं, इसको रफ कर देंगे। तो सही बच्चे इसको नोट कर ले तब तक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, या स्क्रीनशॉट ले सकता है, E1 sin थीटा, ये हो जाएगा आपका E2 sin थीटा, ठीक है। और ये जो आपका निकलेगा यहाँ पर ये हो जाएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ठीक है। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको रफ करना पड़ेगा तब समझाएंगे, ठीक है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको हमें रफ करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं। अब वहां से हम देखेंगे, अब देखिए हमको क्या करना है, हमको प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी भाई, कितनी हो जाएगी। तब ये हो जाएगी E1 इसके कारण प्लस क्यू के कारण, इस पर क्या होगी E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। E1 अगर ध्यान नहीं, अगर आपको E1 कहाँ से आ गया वो समझ लेते हैं। E बराबर क्या सूत्र होता है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/r², ऐसी तो होता है। लेकिन हम अगर प्लस क्यू की बात करेंगे तो प्लस क्यू से P तक के बीच की दूरी कितनी है आपकी, कितनी है R1 प्लस R2 अंडर रूट में R1 प्लस R² और प्लस का L²। ध्यान सुनेंगे कि भाई प्लस क्यू से P तक के जो बीच की दूरी है वो अंडर रूट में R² प्लस का L² है। तो वो हम यहाँ पर R की जगह पर लगाएंगे, बीच की दूरी कितनी है अंडर रूट में R² प्लस का L², ठीक है। अब दोनों, एक बार हमें प्लस क्यू के कारण निकालना पड़ेगा, एक बार माइनस, तो हम यहाँ पर E1 मान सकते हैं इस तरीके से भी, ठीक है। ये E1 हो गया, इसका होल स्क्वायर करना है क्योंकि बीच की R² होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ बीच की दूरी क्या है अंडर रूट में R² प्लस L² उसका स्क्वायर। ध्यान समझना। अब क्या करना है, रूट से जो है आपका स्क्वायर जो हट जाएगा, तो रूट से जब स्क्वायर इस तरीके से हट जाएगा, क्योंकि इस पर 1/2 घात होती है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्टली ऐसे लिख लेंगे। समझ में आ गया नहीं आ गया, कि भाई रूट पर क्या हो जाएगी, इस रूट पर अगर 2 घात होगी तो रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण निकालेंगे हम, माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब क्या हो जाएगी, तब E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/ ये हो जाएगा R² प्लस के L², क्योंकि अंडर रूट में R² प्लस L² होगा, स्क्वायर करने पर रूट आपका हट जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक। इसको हम समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 2। अब हम समीकरण 1 और 2 में देखेंगे कि E1 E2 आपस में कैसा है, बराबर। देखो इसका और इसका वैल्यू आपस में कैसा है, बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे E1 बराबर E2। ध्यान समझना, अब यहाँ पर E1 बराबर क्या है, E2 है। अब परिणामी तीव्रता क्या होगी, तब ये जो है
ये आपके ऊर्ध्वाधर जो घटक है, इस तरीके से लंबवत जो घटक है, अब ये आपके E1 sin थीटा और E2 sin थीटा है। पीछे हमने बताया क्यों है, अभी यहाँ हमने बताया था, रफ कर दिया है। अब चूंकि ये विपरीत है, अब विपरीत होने के कारण इनकी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी? 0। क्यों हो जाएगी वो आप समझ लो। यहाँ E1 sin थीटा, बेटा देखो E1 sin थीटा माइनस, विपरीत है तो माइनस होगा, ये हो जाएगा E2 sin थीटा। लिख दिया। E1 किसके बराबर? E2 के बराबर है। तो E1 किसके बराबर? E2 के बराबर है। तो E2 sin थीटा माइनस E2 sin थीटा सेम है, इससे ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 0। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं रहा, E1 sin थीटा से और E2 sin थीटा से कोई मतलब नहीं रहेगा। जो परिणामी तीव्रता होगी वो आपकी होगी E1 cos थीटा और प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, समझ में आ गया क्यों हो गया 0? समझ में आ गया? नहीं आ गया? क्योंकि भाई ये आपस में लंबवत, एक तो आपका ऊर्ध्वाधर घटक है इसलिए sin थीटा आया है, विपरीत दिशा है तो माइनस हो जाएगी, और माइनस होने पर जब हम माइनस करेंगे तो हमको पता है E1 E2 की वैल्यू बराबर है, तब अगर हम E1 की जगह पे E2 लगा दें तब दोनों वैल्यू बराबर हो जाएंगी और कितना आंसर आ जाएगा? 0। ठीक है, ये आ गया समझ में? क्यों 0 हो जाता है वो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, परिणामी तीव्रता जो निकलेगी E, तब चूंकि ध्यान सुनना, परिणामी तीव्रता एक एक चीज जो है, एक एक डाउट आपका जो है क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी? परिणामी तीव्रता जो है E बराबर हो जाएगी आपकी E1 cos थीटा, यही तो परिणामी तीव्रता है क्या? E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ठीक है, चलो E1 किसके बराबर है? E2 के बराबर है। E1 किसके बराबर है? E2 के। तो हम क्या करें, E1 की जगह पे E2 लगा दें, तब E बराबर हो जाएगा E2 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब ये जुड़ जाएगा, तब क्या हो जाएगा? E बराबर 2E2 cos थीटा। क्या हो जाएगा? 2E2 cos थीटा। यहां तक आ गया। ये cos, देखो E2 का वैल्यू हमको पता है, cos थीटा का वैल्यू हमको नहीं पता है। आप देखो एक काम कर सकते हो, यहाँ जो है E1 E2 जैसे हमने रखा है, यहाँ पर E1 की जगह पे E2 रख दिया। आप चाहते तो E2 की जगह पर E1 रख सकते थे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी उससे। और हम क्या करना है हमको कि भाई यहाँ हमको E2 का मान लगा देना है, cos थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तब cos थीटा की वैल्यू समझते हैं। देखो, यदि हमको यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकालनी है, ध्यान से सुनो, इसकी वैल्यू निकालनी है cos थीटा की, तो cos थीटा क्या होता है? आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तब cos थीटा, आधार कितना है आपका? आधार जो है वो आपका है L, कर्ण कितना है? निकाला है हमने, कितना है? अंडर रूट में R² प्लस का L², R² प्लस L², यही तो है। अब इसको हम अंडर रूट ना लगा के, अंडर रूट हटा के 1/2 घात के रूप में लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका R² प्लस L² की पावर 1/2। ये आपका cos थीटा का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, cos थीटा का वैल्यू क्या हो गया? L बटे R² प्लस L² की पावर 1/2। समझ में आ गया? ये दिख रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हमको क्या करना है भाई, यहाँ पर मान लगा दो, तब E बराबर हो जाएगा आपका 2 इंटू E2 कितना है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में है। ठीक है, ठीक है, ये परावैद्युतांक होता है। और कितना है आपका? Q/R² प्लस का L²। यहाँ तक क्लियर? cos थीटा कितना है वो भी लिख लेते हैं हम, L बटे R² प्लस L² का पावर 1/2 हो गया। अब 2 एकम 2 और QL ही हो गया, तो E बराबर क्या हो गया? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, इसका जब गुणा करेंगे तो 2QL। क्या हो गया? 2QL। ठीक है, और ये जो है यहाँ आप देखो R² प्लस L² की पावर यहाँ 1 मान ले हम, ये कितना है आपका? आधा है। 1 और आधा कितना हो गया आपका? 1.5, यानी कि 3/2 हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई जब आधार समान हो तब घातें जुड़ जाती हैं, तो 1 ये है, आधी ये है, तो 1 और आधा जब हम जोड़ेंगे तो 3 एकम 3 और 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, 2 एकम 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3, यानी 3/2 घात हो जाएगी इसकी यहाँ पर R² प्लस L² का। तभी हो जाएगी R² प्लस के L² की पावर कितना? आपका 3/2।
सही है, ये जो घातें हैं यहाँ पर जुड़ गई हैं। अब E बराबर, अब हमको एक बात और पता है कि भैया जी 2QL जो है, चूंकि 2QL जो है वो क्या होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, एक बात ये पता है। तथा हमको एक और बात पता है कि L जो है बहुत छोटा है, किससे? R से। L जो है वो बहुत छोटा है, किससे? R से। तो L को नगण्य मानकर छोड़ने पर, नगण्य मानकर छोड़ने पर, ऐसा क्यों? हमने आपको बताया कि भाई यहाँ जो है जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसमें जो 2L है वो बहुत अल्प दूरी होती है, बहुत सी छोटी दूरी। अब उस छोटी सी दूरी जो है बहुत ही अल्प दूरी का और आधा कर दिया जाए तो बहुत ही छोटी दूरी हो जाएगी, जो L के मुकाबले ये वाली दूरी बहुत छोटी हो जाएगी। फिजिक्स में जितनी भी अप्रॉक्स वाली वैल्यू जो होती हैं, बहुत छोटी वैल्यू होती है, उनको हम छोड़ देते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। तब क्या करना है, E बराबर, फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, जो भी आपका बहुत छोटा सा वैल्यू है फिजिक्स का, आपका जब भी आप आंकिक प्रश्न करोगे, न्यूमेरिकल करोगे, तो आपको जो छोटी सी वैल्यू है वो आपको छोड़ देना है। जैसे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपका कितना होता है, 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। तो 0.1 लगाओ या नहीं लगाओ, 9 लगा दो, काम आपका चल जाएगा, ठीक है। तो छोटी सी वैल्यू 0.1 है, उसको हमने छोड़ दिया। इस तरीके से यहाँ भी हम L को छोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ हो जाएगा 2QL की जगह पे P, और ये जो है ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R²। L को हमने यहाँ पर छोड़ दिया है, L को क्या दिया, छोड़ दिया है, और 3/2, 2 से 2 घात कैंसिल। तब E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/R की पावर कितना हो गया, 3। ये निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई। मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलम। आपको ये cos थीटा का वैल्यू पता लग गया भाई, cos थीटा, ये सब वैल्यू आपको पता लगी होंगी। जो भी आपका इंपॉर्टेंट था इसमें पार्ट वो ये था कि भाई sin थीटा, ये cos थीटा कहाँ से आ जाता है, और ये sin थीटा cos थीटा अगर वो आता भी है तो कट क्यों जाता है ये sin थीटा, वो आपका इसमें क्लियर करा दिया है। और यही आपका जो है डाउट रहता है ज़्यादातर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब बच्चे निकालते हैं, तो वही यहाँ पर सोचते हैं कि भाई ये कट क्यों गया और ये इतना क्यों आया है, ठीक है। तो आशा करते हैं सभी बच्चों को जो ये आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। तो सभी बच्चे जो है, अगर वीडियो बढ़िया लगी हो तो सभी बच्चे जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें।